तुम लोग में से किसी ने अभी तक प्रीलिम्स दिया है, अभी जो 28 को हुआ था? एक दो तीन चार। अरे हाथ उठाओ यार, शर्मा मत। ठीक है, दिया है। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा भी बेसिक बुक्स पढ़ रखा है, जैसे लक्ष्मीकांत एक बार भी पढ़ा हो या फिर स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ा हो? प्रीलिम्स नहीं दिया कोई बात नहीं, बट बेसिक बुक्स लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया है तुम लोगों को कि क्या क्या बुक्स पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेबस कितने लोगों ने डाउनलोड करके रखा है अपने पास, हार्ड कॉपी उसका, हार्ड कॉपी? वाह यार, बहुत अच्छे। सो जिन लोगों ने नहीं रखा है, सबसे पहला काम करना, आज ही सिलेबस अपने डेस्क पे रख लेना। 10-15 पेज का रहेगा, उसमें जीएस रहेगा, प्रीलिम्स की टॉपिक्स रहेंगे, और जो भी तुम्हारा ऑप्शनल है। ऑप्शनल कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया है? ठीक है, ठीक है। सो सिलेबस सबसे पहले अपने पास रख लेना, जिन लोगों ने भी नहीं रखा है। अभी मैं अपनी जर्नी के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ कि कब मैंने शुरू करा था। सो कैसे चलता है, हाँ, सितंबर 2019 ये टाइम था जब, इससे पहले मैंने कभी यूपीएससी के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं यूपीएससी कभी दूंगा। ये टाइम था जब मेरी जॉब लगी थी, फाइनल ईयर में था मैं कॉलेज के, और उस टाइम मैंने सोचा कि अभी क्या करूँ फ्री टाइम में। तो मैंने कुछ अपने सीनियर से बात करा। सीनियर बोले यार जॉब लग गई है, जाओ अब शराब पियो तुम। मैं बोला क्या बोल रहे हो यार आप? फिर कुछ और सीनियर से पता किया कि ये क्या करना चाहिए। तो कुछ सीनियर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैं सोचा उसके लिए प्रिपरेशन कर लूँ। सो सितंबर 2019 में मैंने एक सीनियर से बात करा, और जनवरी में उसका प्रीलिम्स था। तो सीनियर बोले हाँ हो सकता है, बट डेली 15-16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बोले भाई मेरे से नहीं होगा इतना, अभी इसको भी रहने देते हैं। फिर लगा कि कैट के लिए थोड़ा तैयारी कर लेते, क्योंकि बहुत फ्री टाइम था फाइनल ईयर में, जब एक बार जॉब लग जाती फिर कुछ काम नहीं रहता है आपको। तो कैट के लिए देखा, वो नवंबर में था, 2 महीने टाइम था, मतलब ये भी नहीं होने वाला, फालतू का टाइम पास नहीं करते हैं इसमें भी। तो फिर ऐसे ही दिन भर टाइम पास करता था, दोस्त लोग और प्रिपेयर कर रहे थे जॉब के लिए। सो फिर मैंने एक बार मम्मी से बात हो रही थी। मम्मी मेरी बचपन से बोलती थी कि यूपीएससी करना है तुम्हें, मैं हमेशा बोलता था कि मैं नहीं करूंगा इसकी तैयारी, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट मम्मी ने जब बोला कि यार एक बार कर लो, अभी आपके पास फ्री टाइम है, थोड़ा एक बार देख तो लो कि क्या है सिलेबस वगैरह। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। मैं रूम में था उस समय, मेरा रूममेट था उस समय जो, वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसने बोला भाई क्या हो गया, मम्मी से इतनी बात हो रही थी, क्या बात है? बोला यार मम्मी बोल रही है यूपीएससी की तैयारी करना है, करना है। मुझे करने का मन नहीं है। तो बोला यार अभी फ्री टाइम है, कर लो, क्या ही जा रहा है, बस देख लो क्या सिलेबस है, ये सब क्या, टाइम पास करने से तो अच्छा है यही सब थोड़ा देख लो। तो बोला यार बात तो दोनों सही बोल रहे हैं, टाइम भी बहुत है, तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में देखना शुरू किया। तो सितंबर 2019 में पहली बार मैंने यूपीएससी के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा कि ये है क्या ये एग्जाम। सबसे पहले मैं यूट्यूब पे गया, यूपीएससी टाइप किया, देखा क्या क्या वीडियोस हैं। उस समय अक्षत जैन 2018 में टॉपर थे AIR 2, तो उनका मैंने वीडियो देखा था, वो IIT गुवाहाटी से थे। सो उससे मुझे लगा कि अच्छा रिलेटेबल हैं, इन लोगों ने कैसे कैसे तैयारी की, ये सब मैंने देखना शुरू किया। और बस 2-3 महीने बस मैं यही सब वीडियो देखता था। और मॉक इंटरव्यूज, जो सबसे फेवरेट होगा तुम लोग का, जो सबका मॉक इंटरव्यूज देखते होगे, तो वो देखते रहता था मैं। और फिर इससे धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। और फिर जनवरी अराउंड 2020 मैंने पहली बुक्स मंगाई कि कौन सी बुक्स पढ़नी होती है। एक तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैंने मंगाई सबसे पहली बुक, फिजिकल ज्योग्राफी जो थी 11th की। तो वो मैं बड़े जोश से गया पढ़ने कि अपने को तो सब पता ही होगा, 10th तक पढ़े हैं। पढ़ना शुरू किया, सुबह सुबह लाइब्रेरी गया, थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर शाम में जब आया तो मेरा रूममेट देखा कि यार ये बड़ा डरा हुआ लग रहा है, क्या बात है, बड़ा अजीब सा हो गया था मैं उस दिन पढ़ के, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहा था। बोला भाई इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? बोला भाई मैं बोला भाई आज 2 चुड़ैल देख के आ रहा हूँ, एक का नाम था लानिना, एक का नाम था अल्निनो। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे इन सब के बारे में, ये सब थे क्या। तो वो बोला कि यार, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था बेसिक बुक्स, वो बोला यार कैसे भी रीडिंग डाल लो बस, उसके बाद फिर बेटर हो जाएगा। तो वो ओशियन करेंट्स, विंड करंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मैंने रीडिंग डाली उसके कैसे भी करके 15-20 दिन में। उसके बाद फिर जब तुम 12th का ज्योग्राफी पढ़ोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज अ बिट ईजियर। तो वो मैं फिर पढ़ा। और क्या पढ़ता था उस समय, 1-2 घंटे पढ़ता था, कॉलेज भी रहता था, और उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था मुझे पढ़ने में, बस टाइम पास कर रहा था। तो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा। और फिर फरवरी में फिर मेरे मिड सेम एग्जाम थे, वो दिया। और फिर थोड़ा बहुत अगेन पॉलिटी मंगाया, लक्ष्मीकांत, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा। उसका भी फर्स्ट चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है लक्ष्मीकांत का, अगर तुम पढ़ोगे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या क्या दिया हुआ है, वो सब कुछ पता नहीं था मुझे। कैसे कैसे करके ये सब खत्म किया। और अराउंड मार्च
2020 इस समय तक एक दो बुक्स मैंने कंप्लीट करी थी, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो गई और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया कोविड का, तो मैं कॉलेज में ही फंस गया। मेरे कुछ दोस्त अपने घर में थे, मैं कॉलेज में ही फंस गया था। इस समय मुझे 2 महीने मिले, पूरा फ्री टाइम था, कुछ नहीं रहता था, कॉलेज भी नहीं रहता था, बस मैं, मेरा रूममेट और कुछ और लोग थे। तो इस समय मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा, और इसी समय मैंने डिसाइड किया कि ऑप्शनल क्या लूंगा। सो माय ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी। ये क्यों लिया था मैं इसके बारे में बात करूंगा, बट मेन ये था कि मैंने जब बताया ना, पहला वीडियो देखा था मैंने अक्षत जैन का, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी ली थी और वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। मैं बोला इनको मार्क्स आ गए तो मुझे भी आ जाएंगे, बस यही सोच के मैंने लिया। और सिलेबस देखा, मुझे लगा चलो ठीक ठाक सिलेबस है, पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था मैंने। सो ये होते होते अबाउट अप्रैल हो गया, मई हो गया, फिर जून से मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली थी। सो फ्रॉम जून 2020 टू मई 2021, इस टाइम पे मैं बस जॉब कर रहा था और कुछ भी मैंने पढ़ाई नहीं करी इस बीच में, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ पढ़ाई नहीं करी इस बीच में। बट जॉब करते करते अराउंड अप्रैल के अराउंड मुझे लगने लगा कि यार अभी जो थोड़ा बहुत पढ़े थे यूपीएससी के लिए, उसको फिर से पढ़ाई करते हैं। फिर मैंने अराउंड अप्रैल मई में अपना जॉब क्विट कर दिया, 2021, यस। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, ऑनलाइन कोचिंग थी। मैं पटना से ही सारी चीज़ें मैंने करी है, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। सो ऑनलाइन मैंने कोचिंग स्टार्ट करी। उसके बाद 1 साल कोचिंग चली मेरी, प्रीलिम्स से 20 दिन पहले कोचिंग खत्म हुई मेरी, और फिर प्रीलिम्स था, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। सो दिस वाज माय ब्रीफ जर्नी कि मैंने कब क्या क्या किया था। इसके बाद अब बात करते हैं अपन थोड़ा कंपटीशन के बारे में, कि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम है। डेफिनेटली ये टफ एग्जाम है, बट तुम लोगों से कितने लोगों ने आईआईटी का एग्जाम दिया था? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कितने लोग हो यार, है ना? ठीक है। सो मैं ये बोलूँगा कि आईआईटी में टॉप 500 में आना इज़ मोर डिफिकल्ट देन यूपीएससी में टॉप 500 में आना, बिकॉज आईआईटी की तैयारी लोग 6th 7th 8th स्टैंडर्ड से करते हैं। यूपीएससी की तैयारी जनरली लोग उतने पहले से नहीं करते हैं, कुछ लोग करते होंगे, बट जनरली 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इज मोर देन सफिशियंट अगर तुम सीरियसली पढ़ोगे तो। सो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा ईजियर एग्जाम है उसके कंपेरिजन में। सो ऐसा नहीं सोचना है कि 10 लाख लोग दे रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं, ऐसे सोचोगे तो फिर दिक्कत होगी। यू जस्ट हैव टू थिंक कि तुम्हें मार्क्स कितने लाने हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जनरली द कट ऑफ इज 960 जनरल के लिए, कभी इससे कम होता है, जैसे 2020 में इट वाज 953, 2020 में इट वाज 944, दिस ईयर इट्स 960। सो इतने मार्क्स लाने हैं, तो यू हैव टू जस्ट थिंक कि ये मार्क्स कैसे लाना है। ये नहीं सोचना है कि मैं टॉप 200 में, टॉप 100 में कैसे आऊंगा, वैसे सोचोगे तो बहुत ज्यादा बर्डन आएगा तुम्हारे ऊपर। सो इसके बारे में बात करते हैं कि हाउ टू गेट दीज 960 मार्क्स इन मेंस। ये पता है ना, 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सबको पता होगा ये। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मेंस होता है, क्योंकि इसी से तुम्हारी रैंक आएगी, सब चीज तुम्हारा इसी से डिसाइड होगा। सो अगर इसके लिए मैं ब्रेक डाउन करूं कि ये कितना लाना है तुमको इसके लिए, सो एक एस्से होता है अपने पास, दिख रहा है ना सबको, एस्से है, फिर जीएस के 4 पेपर्स है, 1 to 4, देन यू हैव योर ऑप्शनल एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, एस्से में यू शुड टारगेट 135, जीएस 1 to 4 में यू शुड टारगेट टोटल 400 मार्क्स, ऑप्शनल में 270, एंड इंटरव्यू में तुम्हारी कैसे भी पर्सनैलिटी है यू कैन गेट 170। इसके बाद यू विल इजिली क्लियर द कट ऑफ, कुछ भी रहेगा। सो इस तरह से अगर करोगे कि तुम्हें ऐसे ऐसे मार्क्स लाने हैं सारे सब्जेक्ट में, सो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जाम, रादर देन थिंकिंग कि यार मैं टॉप 100 में कैसे आऊंगा 10 लाख बच्चों में, या फिर टॉपर कैसे बनूंगा। ये सब सोचोगे तो फिर काफी डिफिकल्टी होगी इस एग्जाम में सस्टेन करने के लिए, और लॉन्गर टाइम तक तुम पढ़ नहीं पाओगे। दिस इज अ बेटर वे टू थिंक यार ये मार्क्स लाने हैं मुझे, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट मिला मुली के तुम्हारा 960 970 मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे, इससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है, अब इतने जो मार्क्स लाने हैं, इसमें 3 पिलर्स हैं जो सबसे ज्यादा तुम्हारा हेल्प करेंगे। तुम अगर देखोगे सबसे ज्यादा टाइम तुम अपना स्पेंड करते हो GS2 क्या हो गया भाई, GS2 एंड 3 में सबसे ज्यादा टाइम तुम इसमें स्पेंड करते हो। तुम क्लास नोट्स भी पढ़ते हो, तुम लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हो, इकोनॉमी भी पढ़ते हो, फिर तुम करंट अफेयर्स भी पढ़ते हो, फिर तुम प्रीलिम्स के लिए भी सबसे ज्यादा पोर्शन इसी से आते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम तुम इसमें स्पेंड करते हो। बट इसमें
तुम अगर देखोगे जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे बहुत ज्यादा आउटपुट इससे निकलेगा नहीं तुम्हारा। एक लिमिट तक इसको पढ़ना है। तुम्हारे जो सबसे 3 पिलर्स है जो तुमको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे वो है एसए, GS4, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, GS4 और ऑप्शनल। क्योंकि इसमें तुम जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे ना उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। GS2-3 में क्या है कि इस तरह का ग्राफ बनता है कि तुम ये एफर्ट है और ये मार्क्स, तुम एक लिमिट के बाद कितना भी एफर्ट डालोगे ना तो मार्क्स ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है इसमें। सो इसमें एक लिमिट तक अपने को एफर्ट डालना है। प्रीलिम्स के लिए जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तुम्हारा, उसके बाद तुमको बस थोड़ी आंसर राइटिंग करनी है इसमें और लिमिटेड टाइम देना है। प्रीलिम्स के बाद तुम्हारा सबसे ज्यादा फोकस GS4 में होना चाहिए, ऑप्शनल में और एसए में। इन तीनों को सबसे ज्यादा फोकस दोगे तो तुम्हारा कट ऑफ भी क्लियर होगा और ये रेंज से तुम्हारा मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी। अभी मैं अलग अलग बात करूंगा इसमें, एसए, GS4 ये सब में कैसे मार्क्स लाने हैं। अब एक बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग, कि कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। तुम लोगों से कितने लोग कोचिंग लेने का सोच रहे हो GS या ऑप्शनल में? ठीक है, ले रहे हो। कोचिंग कर लियो, कितने लोगों ने की कर लिया है कोचिंग? ठीक है। देखो ये एग्जाम बिना कोचिंग के भी निकल सकता है और कोचिंग के साथ भी निकल सकता है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने बहुत टॉपर्स को सुना था कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और बिना कोचिंग के ही कर लो, तो मैं भी इसी में था कि मैं बिना कोचिंग के ही करूंगा। बट मेरी दीदी ने बोला कि कर लो यार, क्या जा रहा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। तो मैंने किया और कोचिंग से कोई नुकसान नहीं होता है तुम्हें। और अगर तुम स्ट्रीमलाइन नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन की कैसे क्लियर करना है एग्जाम, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है इन चीज़ों का कि यार मुझे जब मैं शुरू करा था मुझे ये भी नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज इट एक्चुअल बुक या फिर ये कोई आइडिया है बस जो फ्लोट कर रहा है। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। सो मेरे लिए कोचिंग वॉज इंपॉर्टेंट और मैंने बस कोचिंग नोट्स पे ही रिलाई करा है। जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं GS 1 2 3 4 में क्या क्या सोर्सेस यूज करें, यू विल रियलाइज कि कोचिंग नोट्स वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ माई प्रिपरेशन। सबसे ज्यादा मैंने इन्हीं पे रिलाई करा है। So if you can afford, you should take. If you cannot, again you can clear this exam without coaching as well. अब कोचिंग का सबसे बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, जो लोग कर रहे हैं कोचिंग या फिर करने का सोच रहे हैं, तो तुम्हारी एक बेसिक बुक्स की लिस्ट है तुम्हारे पास, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब जब तुम एक बार पढ़ लो, इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब तुमको इनको एक बार पढ़ लोगे तो यू विल रियलाइज कि कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाई करनी है। बट एक बार जब कोचिंग शुरू करोगे ना तो फिर कोचिंग के ही नोट्स बस तुम्हें पढ़ने हैं। कोचिंग के नोट्स को एकदम अच्छे से बनाना और बस उन्हीं को रिवाइज करना। अगर कोई टॉपिक सर क्लास में छोड़ दे रहे हैं और तुम देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टॉपिक आ रहा है तो ही बुक्स पढ़ना फिर से, अदरवाइज बुक्स ज्यादा मत पढ़ना। जितने कम सोर्सेस रखोगे, लोग बोलते हैं कम सोर्स पढ़ना। हाँ, अभी तुम कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो, कितने 3 साल का कोर्स है, 4 साल का, 3 साल का। तो अभी ये बोल रहा है कि कोचिंग सेकंड ईयर में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। अभी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ग्रेजुएट हो जाओ, अच्छे से पढ़ लो कॉलेज, एंजॉय कर लो कॉलेज, फिर करना ये सब। यहाँ क्यों बैठे हो यार अभी? चलो ठीक है। सो अगर कोचिंग कर सकते हो तो करना, उसके अलावा भी हो सकता है। सो बस कि यार मैं हमेशा अपने कोचिंग नोट्स पे ही रिलाई करता था और उसको ही पढ़ना, और ज्यादा सोर्सेस पे घुसने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बाद में तुम्हें रियलाइज होगा प्रीलिम्स के 10 दिन पहले कि तुमने कितना मटेरियल इकट्ठा कर लिया और तुमसे पढ़ाई नहीं होगा वो चीजें, और मेंस के पहले भी ये होगा। अभी तुम्हें लगा है कि और ज्यादा पढ़ लूं, और ज्यादा पढ़ लूं, थोड़े बुक्स भी पढ़ लूं। मैं जैसे जब मैंने एक बार रीडिंग डाल ली लक्ष्मीकांत की, जैसे मैंने टाइम बताया कि जनवरी के अराउंड मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके बाद फिर मैंने ज्यादा लक्ष्मीकांत देखा नहीं, बस मैं कोचिंग के नोट्स पढ़ता था और उसी को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना फायदा होगा। और ये मत सोचना कि कौन सी कोचिंग ज्यादा अच्छी है, फोरम ज्यादा अच्छा है, या विजन ज्यादा अच्छा है, या वाजीराम ज्यादा अच्छा है। तुम जिस कोचिंग में हो उसी कोचिंग में अच्छे से करो। हर कोचिंग एक ही चीज पढ़ा रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, सब कोचिंग एक ही तरह की चीज पढ़ा रही है। बस नोट्स अच्छे से बनाओ और उसी को याद करो। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली यू नीड सम वैल्यू एडिशन, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे वैल्यू एडिशन करना है इन योर मेंस आंसर्स, और प्रीलिम्स में भी और क्या बेटर कर सकते हैं इससे। बट नोट्स इतने ही होने चाहिए तुम्हारे। अब एक और डायलेमा जो आता है, स्पेशली सिंस हम लोग पटना में है, तो पटना में प्रिपरेशन पॉसिबल है या फिर दिल्ली जाना नेसेसरी है। अगर ये 5 साल पहले मैं तुम्हें तुम मुझसे ये पूछते कि दिल्ली जाना नेसेसरी है, तो आई वुड हैव सेड यू कि यार हाँ दिल्ली चले जाओ। बट अभी जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से हर चीज ऑनलाइन हो गई है, एंड यू कैन टेक बेस्ट यूज ऑफ दैट, और तुम हर चीज पटना से कर सकते हो। कुछ भी करने की तुम्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, बस इंटरव्यू देने जाना फाइनली, उसके अलावा कभी तुम्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। सो ये डायलेमा में मत रहना कि यार मैं पटना में हूँ, दिल्ली वाले ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। जैसे तुम यहाँ फोरम में हो तो फोरम में दिल्ली वाले ही टीचर आके पढ़ाते हैं तुम लोगों को। सो इस डायलेमा में बिल्कुल मत रहना। और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है दिल्ली में एक्स्ट्रा जो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी सारी तुम्हें मिलेंगी,
जैसे जब मैं था तो फोरम में मैं टेस्ट देता था, तो सेंटर पे भी जाके तुम दे सकते हो। सो पटना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ज़्यादा। और यहाँ पे तुम शायद मोस्ट ऑफ यू तुम अपने घर में रहते होगे यहाँ पे, सो घर का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। और rather देन गोइंग टू दिल्ली जहाँ पे तुम एक छोटे से माचिस की डिब्बी इतना रूम रहता है, उसमें माचिस की तिल्ली इतने लोग रहते हैं, सो वैसे रहता है। तो इसीलिए दिल्ली जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर फाइन इन एट योर होम इटसेल्फ। तो ये हो गया। अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे पढ़ना होता है। सबको डाउट होगा ये कितने घंटे पढ़ना होता है। देखो बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे 6 घंटे पढ़ के निकालता था एग्जाम, 8 घंटे पढ़ के निकालता था, और कुछ लोग बोलेंगे 20 घंटे पढ़ के निकालता था। तो दोनों की बातें झूठी हैं। तुम्हें 10 से 12 घंटे पढ़ने एक साल लगातार, और ब्रेक नहीं लेना है तुम्हें कि 5 दिन के लिए ट्रिप पे चले गए, बहुत पढ़ के थक गए हैं। तो 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है। मैं बोलूँगा 12 घंटे पढ़ो। और 12 घंटों में एज इन अगर तुम कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग का टाइम भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि 12 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर 6 घंटे कोचिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे 5 घंटे कोचिंग है तो 7 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना है तुम्हें, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा, और बाद में रियलाइज होगा कि बहुत सारा बैकलॉग्स है। सो मिनिमम 12 घंटे तुम्हें पढ़ना है। और एक और चीज़, जैसे जब प्रीलिम्स आने वाला होगा तुम्हारा, उसके या मेंस या फिर कोई भी स्टेज ऑफ एग्जाम, उसके 1 महीने पहले तुम्हें जो भी चीज़ें तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है ना, वो तुम्हें थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम्हें मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता है, मोबाइल में थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलता है कि थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख लिया 5 मिनट, या फिर थोड़ा सोशल मीडिया चला लिए, 1 महीने पहले इन सबको कट ऑफ कर देना। जैसे जब मैं घर में था तो जब भी आधे घंटे का या ब्रेक मिलता था तो मैं टीवी देखता था फैमिली के साथ या फिर मोबाइल चला लेता था। बट 1 महीना बिफोर द एग्जाम हर चीज़ तुम्हें ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी। नो मोबाइल। मैंने मोबाइल चेंज कर लिया था, तो पहले स्मार्टफोन था, उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा फ़ोन रख लिया था उस 1 डेढ़ महीने के लिए, और वही मेंस के पहले भी किया और इंटरव्यू के पहले भी किया। तो इससे क्या होगा, वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन का, जैसे तुम्हारे मोबाइल का एक साइज होता है ना कि इतना जीबी, उसी तरह ब्रेन का भी एक साइज होता है। और जब तुम एग्जाम के पहले, और पढ़ाई किसी को मजेदार नहीं लगती है, पढ़ाई इज द मोस्ट बोरिंग थिंग, और मोबाइल चलाओगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो जब तुम 1 महीने बिफोर एग्जाम अगर तुम मोबाइल भी चला रहे हो तो ये कचरा भी जा रहा है तुम्हारे दिमाग में, और तुम पढ़ाई की चीज़ें भी डाल रहे हो। तो अगर दिमाग में स्पेस कम होगा तो वो कौन सी चीज़ निकालेगा, लेस इंटरेस्टिंग चीज़ या ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़? ऑब्वियसली लेस इंटरेस्टिंग चीज़ वो निकाल देगा, विच इज़ पढ़ाई की चीज़ें। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। एक बार मैं फोरम में ही एसए का टेस्ट देने आ रहा था, रास्ते में मैं गाने सुनते हुए आ रहा था। शमशेरा फिल्म रिलीज हुई थी, उसका कोई गाना आ रहा था, तो वही मैं रास्ते में सुनते हुए आ रहा था। और जब मैं टेस्ट देने बैठा और मैं सोच रहा था कि कौन सा पॉइंट लिखना है, तो मुझे मेरे दिमाग में बस वही गाना आ रहा था। तो ऐसा ही होता है। तो अगर उसी से मुझे रियलाइज हुआ कि यार एग्जाम के पहले ये सब बंद कर दो, नहीं तो इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रहेंगी और पढ़ाई की चीज़ें कम दिमाग में रहेंगी, और उस टाइम तुम्हें बस पढ़ाई की चीज़ें दिमाग में रखनी है। सो इफ़ यू कैन डू दिस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू। ये हो गया। आफ्टर दैट डेली रूटीन, ये भी बहुत लोग जानना चाहते हैं कब कैसे क्या पढ़ते थे। सो मैं अलग अलग टाइम अलग अलग रूटीन था, बट मेरा जब कोचिंग चल रहा था उस टाइम का रूटीन बताता हूँ। सो अराउंड 8 AM टू 12:15 PM ये मॉर्निंग स्लॉट होता था मेरा। इसमें मैं आंसर राइटिंग करता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, करंट अफेयर्स पढ़ता था, और एक आध चीज़ था। इतनी चीज़ें इसमें करते थे। उसके बाद 12:30 से 2 बजे तक का ब्रेक रहता था मेरा, अप टू 2 PM। फिर 2 PM से 5 PM तक सेकेंड स्लॉट था। इसमें 2 चीज़ें होती थी। एक तो 2 से 4:30 तक मेरी जीएस की क्लास होती थी ऑनलाइन, ये मैं करता था। और उसके बाद 30 मिनट्स जो क्लास में पढ़ाई हुआ उसको रिवाइज करते थे, ये जीएस की क्लास थी। उसके बाद 5 से 5:30 तक अगेन ब्रेक रहता था मेरा आधे घंटे का, और फिर 5:30 से 8 इस समय ऑप्शनल की क्लास होती थी मेरी ऑनलाइन, ये भी। तो ये 2.5 घंटे इसमें क्लास होती थी। फिर 8 से 8:30 कभी कभी बीच में कुछ खाना उना हो गया तो खा लिए नाश्ता। फिर 8:30 से 11:30 जो जीएस में पढ़ा था उसको देख लिया फिर से, या फिर ऑप्शनल में जो पढ़ा वो देख लिया। इतना ही करते करते 3 घंटे निकल जाते थे, क्योंकि टाइम लगता है इनको रिवाइज करने में। सो दिस वाज माय डेली रूटीन। और
तुम लोगों में से किसी को ये ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम, बट इतना बेयर मिनिमम है, इतना करना है तुम्हें। बट जब एक बार कोचिंग खत्म हो जाती है तो यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। जैसे ये वाला स्लॉट पूरा मेरा खाली हो गया था, सो फिर थोड़ा मैं कम कर दिया था, लाइक 5:30 को मैं 6 बजे बैठता था, फिर ये 6 बजे कर दिया था इसको। सो इसी तरह का मेरा रूटीन रहा था साल भर, चाहे वो प्रीलिम्स के पहले हो, मेंस के पहले हो, चाहे कोचिंग के टाइम हो, अराउंड 12 घंटे पढ़ना होता है अपने को। दिस इज डन। उसके बाद एक रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। तुम कितनी भी चीज़ें पढ़ लोगे और रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो मैंने एक रिवीजन का शेड्यूल बना रखा था कि कैसे मैं रिवाइज करूँगा। जैसे आज अगर मेरी जीएस की मान के चलो ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है, सो आज तो मैं रात में इसको पढ़ूंगा एक बार, जो क्लास में पढ़ाई हुआ उसको रात में एक बार रिवाइज करूंगा। दूसरी बार इसको मैं संडे को रिवाइज करता था। तीसरी बार इसको रिवाइज करते थे नेक्स्ट जब ज्योग्राफी की क्लास होगी ना। जनरली हम लोग का डेली जैसे एक बार ज्योग्राफी हो गया, फिर अगले ही दिन ज्योग्राफी नहीं होता था, जनरली 15 दिन बाद या 10 दिन बाद होता था। तो उस 10वें दिन मैं क्लास में जाने से पहले लास्ट क्लास में क्या हुआ था वो रिवाइज करता था। और एक और मैंने शेड्यूल बनाया था डेली रिवीजन का, वो था कि हर 21 डेज पे आई यूज्ड टू रिवाइज कि 21 दिन पहले क्या पढ़ाई हुआ था। 21 दिन क्यों चूज किया, कोई नंबर नहीं है, वो हेरा फेरी में था 21 दिन में पैसे डबल, तो शायद वही दिमाग में था वो नंबर, वही 21 दिन था। तुम्हारा 28 है फेवरेट नंबर तो वो यूज कर लेना। सो 21 दिन में मैं रिवाइज करता था, तो ये 4 बार रिवीजन हो जाता था। सो ये कैसे करता था कि एक एक्सेल शीट मैंने बना रखी थी, उसमें हर जगह लिखता था कि आज क्या पढ़ाई हुई है, डेट लिखता था और लिखता था आज क्या क्या पढ़ा हूं मैं, और 21 दिन बाद अपने आप देख लेता था कि 21 दिन पहले क्या पढ़ाई हुआ था और आज उसको फिर से रिवाइज करना है। तो इस तरह से 4 बार रिवीजन हो गया, और इसके बाद तुम्हें हर चीज याद रहेगी। और बस क्लास नोट्स पढ़ता था, इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं, बस क्लास नोट्स में जो भी पढ़ाई हुआ था, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्टैटिक तुम्हारा पोर्शन है ना, वो प्रीलिम्स के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू के लिए भी तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 बार रिवीजन हो गया। उसके बाद फिर प्रीलिम्स के पहले तुम ऑब्वियसली रिवाइज करोगे, इतनी बार रिवाइज कर लोगे ना कि मैक्सिमम चीजें तुम्हें याद रहेंगी। इसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम कितनी बार भी पढ़ लो ना वो भूलोगे ही भूलोगे। जैसे मेरे साथ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919, 35, बहुत सारे एक लाइन से, ये सब कितनी बार भी पढ़ो वो भूलोगे ही भूलोगे। तो इन सबको मैं एक जगह नोट कर लेता था कि जो भी इस तरह के टॉपिक्स हैं, जैसे रिट पिटिशन जो होते हैं, हेबियस कॉर्पस, ये सब सुना होगा ना तुमने, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। जितनी बार पढ़ो 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, भूलोगे नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। सो इनका एक लिस्ट बना के रखो। जनरली ये तुम्हें अभी करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आते जाएगा ना, यू विल अपने आप समझ में आएगा तुम्हें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें मैं बार बार कंफ्यूज होता हूँ। तो उसका लिस्ट बना लेना बाद में, अभी नहीं। तो वो मेरे पास एक लिस्ट था इन टॉपिक्स का कि ये टॉपिक्स मैं बार बार भूलता हूँ, और इन टॉपिक्स को मैं एग्जाम के 2 दिन पहले याद करके जाता था कि भाई बहुत और कुछ याद करूँ ना करूँ, इनको रट के जाना है, क्योंकि ये मैं बार बार भूलता हूँ, 10 दिन के अंदर भूल जाता हूँ इसको, बाकी चीजें 1 महीने भी याद रहेंगी मुझे। सो ये रिविजन का था। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आंसर राइटिंग, कब से करनी होती है, कितना करना होता है। मैंने पहला जो आंसर अपना लिखा था वो था जून 1, 2021, मतलब 1 साल बिफोर प्रीलिम्स पहला आंसर लिखा था। बहुत खराब आंसर था, बट इस समय लिखा था मैंने आंसर। और किस तरह से अपन आंसर लिखते थे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया इस समय कुछ पता नहीं था, क्योंकि कोचिंग मेरी स्टार्ट हुई थी जुलाई में। इस समय बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि कौन से सब्जेक्ट में क्या हो रहा है। तो अगेन मैंने अक्षत जैन सर को ये देखा था कि वो क्या करते थे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इनसाइट्स का प्लेटफॉर्म है, उस पर वो लोग डेली क्वेश्चंस देते हैं मेंस के, ठीक है। और वो क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स हुआ है, कोई भी हिंदू का या फिर हिंदुस्तान टाइम्स का, वो लिंक दे देंगे और वो क्वेश्चन दे देंगे उससे रिलेटेड। तो मैं वो लिंक पे जाता था, वो एडिटोरियल पढ़ता था, और फिर वो उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था, और फिर मैच कराता था। जो भी लोग कमेंट्स में फिर अपना आंसर पोस्ट करते हैं कि यार मैंने ऐसा लिखा है, मैं अपना पोस्ट नहीं करता था, बट मैं उनका देखता था कि वो लोग कैसे लिखते हैं। तो ये मैंने ज्यादा दिन नहीं किया था ये प्रैक्टिस, ये 1 महीने 1.5 महीने किया था मैं। तो इससे एक बेसिक आइडिया लग गया था यार कितना लिखना है। उसके बाद जो सेकेंड तरह से मैंने आंसर राइटिंग शुरू करी, वो 1.5 महीने के बाद मैं क्या करता था, PYQs मैं सॉल्व करने लगता था। डेली एक ही करता था, एक क्वेश्चन डेली बस। सुबह जो बैठते थे आधा घंटा लगता था मुझे पढ़ने में, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो PYQs में क्या करता था मैं, आई स्टार्टेड विथ आर्ट एंड कल्चर, सबसे पहला टॉपिक वही है अपना। सो कुछ पता नहीं था इसके बारे में, कुछ क्या टॉपिक है ये, बट सोर्सेस पता थे कि कौन सा ये, इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़, हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ। जैसे अब अगर वो द मिंट का या फिर हिंदुस्तान टाइम्स का लिंक दिया वो न्यूज़पेपर तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मुझे पहले वो आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वो आर्टिकल पढ़ता था, फिर उस आर्टिकल का जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैं पॉइंट्स एक जगह लिख लेता था। फिर नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन बनाता था, क्योंकि आज तो मैंने पढ़ रखा है तो एकदम फ्रेश है मेरे माइंड में, तो नेक्स्ट डे उसको सॉल्व करता था ताकि उससे याद भी हो जाए कि यार क्या पढ़ा था लास्ट डे। सो इस तरह से करता था। सो इसी तरह से कर सकते हो, इससे ज्यादा दिन तक याद रहेगा तुम्हें। यार अभी मुझे याद नहीं, लेकिन उस टाइम वो बस करंट अफेयर्स देते थे, मैं वही करता था क्योंकि स्टैटिक का उतना आइडिया नहीं था मुझे उस समय। ठीक है। हाँ। कोचिंग नहीं, कोचिंग मैंने जुलाई 2021 में मेरी स्टार्ट हुई है। हाँ हाँ। फिर एक साल का मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा था जब मैं जॉब कर रहा था। हाँ, और जो बेसिक मैंने पढ़ा था, बोला ना 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता था, उसमें ज्यादा कुछ समझ आता नहीं था मुझे। सो ये था। ठीक है, और कुछ पूछना है? ठीक है। ठीक है। सो हाँ, तो पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करते थे? कुछ पता नहीं था आर्ट एंड कल्चर में, बट बेसिक बुक्स पता था कि आर्ट एंड कल्चर का एक 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, एक तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है, तो इसका मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा था। और जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आता था, जैसे मान के चलो गुप्ता कॉइन्स के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया या कोई टेम्पल के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो मैं उसका पीडीएफ खोलता था और उसमें बस कंट्रोल एफ करता था, सर्च करता था कि ये टॉपिक कहाँ पे है इस बुक में, और उस टॉपिक को पढ़ता था। फिर अगेन उसके नोट्स थोड़ा सा बनाता था और नेक्स्ट डे उसका आंसर लिख लेता था। ये प्रैक्टिस मैंने करीब 2-3 महीने तक करी थी। तो आई स्टार्टेड विथ आर्ट एंड कल्चर। फिर एथिक्स पे गए थे, जीएस4। जीएस4 की भी जो बुक है लेक्सिकन, वो थोड़ा बहुत पढ़ते थे और उसी से सॉल्व करने की कोशिश करते थे। और फिर फाइनली एस्से। सो इससे 2-3 महीने में बस एक ही क्वेश्चन लिखता था, ज़्यादा नहीं, और इससे एक बेसिक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई थी मेरी। इसके बाद कैसे आंसर राइटिंग करते थे? तुम लोगों से कितने लोगों मतलब करंट अफेयर्स क्लासेस कर रहे हो फोरम में या फिर कहीं और क्लास जो होती है करंट अफेयर्स की? कुछ लोग कर रहे हो ना? ठीक है। सो मैं वही करता था। मैं कोई मैंने पहले शुरू करा था मंथली मैगजीन, बट जनरली मुझे रीड करने में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं क्लासेस ही करूंगा। और फ्रीली अवेलेबल था उस समय, तो वही क्लासेस में करता था और उसी में सर डेली एक क्वेश्चन दे देते थे, सो वही मैं सॉल्व करता था। तो जनरली दिपिन दामोदरन सर वही थे, तो उन्हीं का मैं क्लास करता था और वो फोरम में भी पढ़ाते हैं। सो उसी से मैंने डेली आंसर राइटिंग करी थी। और बिफोर प्रीलिम्स कम से कम मैंने 250 आंसर्स लिखे थे। क्या है भाई? इसमें एससे भी इंक्लूडेड है, जीएस जो पीवाईक्यूज हैं और जो क्लासेस में होते थे। अराउंड इतने क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे, अराउंड एक कभी 2 ऐसे करके मैं लिखता था इसमें डेली। सो अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हो तो तुम भी अभी से स्टार्ट कर सकते हो लिखना। ये नहीं सोचना है कि मेरा स्टार्टिंग कंप्लीट होगा तो ही मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। सो ये आंसर राइटिंग के बारे में था। और फिर प्रीलिम्स के बाद भी मैंने आंसर राइटिंग करा था, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, बट प्रीलिम्स के पहले ऐसे आंसर राइटिंग मैंने करी थी।